स्टार्ट करते हैं रोमन एम्पायर से। रोमन एम्पायर में एक बड़ा किंग होता था, उसके अंडर में छोटे छोटे किंग्स होते थे और वो जो छोटे किंग्स हुआ करते थे वो अपने अपने एरिया पर रूल किया करते थे। इस तरह से रोमन एम्पायर में शासन होता था। रोमन एम्पायर एक लार्जेस्ट एम्पायर था जो फर्स्ट BCE से लेकर 5th सेंचुरी तक चला था। अगर आपको ये समझना है तो इस तरह से समझिए, जीसस क्राइस्ट का बर्थ जब हुआ था उसको फर्स्ट माना जाता है, और जब हम इधर साइड चलते हैं तो वो क्राइस्ट एरा होता है, और ये जो होता है इससे पहले का जो टाइम होता है उसको BCE कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट एरा कहते हैं। तो फर्स्ट से लेकर के 5th तक चला था, यहाँ तक चला था रोमन एम्पायर। बाइजेंटियन रोमन एम्पायर का ही एक पार्ट है, जो बाद में रोमन एम्पायर को जब खत्म कर दिया गया था तो बाद में बाइजेंटियन एम्पायर जो रोमन एम्पायर का ही एक भाग है वो बचा रह गया था, उसने संजो कर रखा था रोमन सभ्यता को। कॉन्स्टेंटिनोपल एक सिटी है, कॉन्स्टेंटिनोपल एक सिटी है जिसका पतन हो गया था जब वहाँ पर अटैक हुआ था, तो कॉन्स्टेंटिनोपल को खत्म कर दिया गया था। कॉन्स्टेंटिनोपल का फॉल हो गया था, पतन हो गया था जब रोमन एम्पायर पर ओटोमन एम्पायर ने अटैक किया था। रोमन एम्पायर पर जब ओटोमन एम्पायर ने अटैक किया था, कॉन्स्टेंटिनोपल सिटी है इसका फॉल हो गया, पतन हो गया था। कॉन्स्टेंटिनोपल वही जगह है जहाँ पर बाइजेंटियन ने रोमन एम्पायर को संजो कर रखा था, उसको बचा कर रखे हुए थे। अंडर एरिया कौन कौन से आते हैं रोमन एम्पायर में? रोमन एम्पायर के अंडर में यूरोप आता है, पूरा पूरा यूरोप आता है, मिडिल ईस्ट आता है, नॉर्थ अफ्रीका आता है। उस टाइम पर डोमिनेंट लैंग्वेजेस कौन कौन सी थी? जब रोमन एम्पायर चल रहा था तब डोमिनेंट लैंग्वेजेस 2 थी, एक थी ग्रीक थी और लैटिन थी। ग्रीक कौन लोग बोलते थे? ग्रीक उस टाइम पर लोकल एजुकेटेड कोई भी जिसको कुछ बोलना और कोई लैंग्वेज बोलनी नहीं आती थी, वो भी जो बात करते थे वो ग्रीक में बात करते थे। और लैटिन लैंग्वेजेस जो थी वो रोमन्स की ओरिजिनल लैंग्वेज थी, और एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री लेजिस्लेशन में भी रोमन लैटिन लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाता था। रोमांसिस लैंग्वेजेस जैसे कि फ्रेंच है, स्पेनिश है, इटालियन है, ये लैंग्वेजेस भी लैटिन लैंग्वेजेस से ही निकली हैं, इनका उदय लैटिन लैंग्वेजेस से ही हुआ है। ऐसे समझ सकते हैं आप इसको, जैसे कि हमारे यहाँ पर हिंदी लैंग्वेजेस कोई भी बोलता है क्योंकि सब उसको जानते हैं बात करने के लिए, और लैटिन जो इंग्लिश लैंग्वेजेस है उसे कामकाज में जो कामकाज वगैरह होते हैं उनमें लैटिन लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है उस तरह से। अब हम पढ़ेंगे रोमन रूल। रोमन रूल कब से कब तक चला था? 43 से लेकर के 14th सेंचुरी CE तक, 14th सेंचुरी तक। इंग्लैंड को उस टाइम पर ब्रिटानिया के नाम से जाना जाता था तब रोमन एम्पायर में। अब हम पढ़ेंगे रोमन एम्परर और रोमन गवर्नर। तो फर्स्ट जो सबसे पहले रूल किया था उन्होंने, तो वो कौन थे? जूलियस सीजर, जो 100 से लेकर के 44 BCE तक रूल किए थे। 100 से लेकर 44 BCE को आप इस तरह से समझेंगे जैसे कि यहाँ पर जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था, तो अब इससे पहले हम चले जाएंगे तो जो BCE है वो यहाँ पर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे ही करते करते हम वहाँ चले जाएंगे 100 तक। तो 100 से लेकर के 44 BCE तक, 44 BCE तक रूल किया था, ये कहा जाएगा BCE। ये इधर से लेकर इधर तक सारा BCE है। तो ये 44 BCE तक किसने रूल किया था? जूलियस सीजर ने। तो जूलियस सीजर रोमन मिलिट्री जनरल थे और उनका मर्डर कर दिया गया था षड्यंत्र रचकर, किसने? ब्रूटस और कैशियस ने। जो उनका टाइटल है ये सीजर, ये उनकी फैमिली से ड्राइव है, और इनका जो रूल था वो एक रिपब्लिक रूल की तरह था, रिपब्लिक शासन की तरह था। ये 3 लोग मिलकर शासन किया करते थे। उसके बाद जो उनके आने वाली जनरेशन ने जो उनके आने वाले जो वंशज थे, जूलियस सीजर के बाद जो आगे शासन किया था उसको कहते हैं द जूलियो क्लोडियन डायनेस्टी। तो ये जूलियो जो आया है, ये जूलियस सीजर के नाम से ही आया है ये जूलियो, और क्लोडियन एक दूसरी फैमिली थी, क्लोडियन एम्परर की दूसरी फैमिली थी, उससे आया है क्लोडियन। तो ये दोनों फैमिली के मिलने से जो डायनेस्टी चली है उसको कहते हैं द जूलियो क्लोडियन डायनेस्टी। जूलियस सीजर के अपना कोई ईयर या वारिस नहीं था, जूलियस सीजर का अपना कोई वारिस नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने नेफ्यू को क्लोडियस को अडोप्ट किया था। उसके बाद जो रूल किया था, एम्परर बने थे, फर्स्ट एम्परर बने थे वो थे ऑक्टेवियस, और उन्हीं को किंग अगस्टस कहा गया है। इन्हीं को जूलियस सीजर ने अडोप्ट किया था, यही नेफ्यू हैं जूलियस सीजर के। तो इनका रूल कब से कब तक रहा था? 27 BCE से लेकर के 14 सेंचुरी। आई होप आपको BCE और सेंचुरी क्राइस्ट एरा समझ आ गया होगा। तो ऑक्टेवियस को ही दूसरा नाम दिया गया था किंग अगस्टस। सीजर के कोई वारिस नहीं था, इसलिए इनको अडोप्ट किया था ऑक्टेवियस को, और उनका नाम ही बाद में किंग अगस्टस हुआ था। जो पोप एज है उसको अगस्टन एज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस टाइम में जो राइटर रहे थे उन्होंने कॉपी किया था, इसलिए उनकी एज को अगस्टन एज के नाम से भी जाना जाता है। जो फर्स्ट रोमन एम्परर हुए थे वो थे ऑक्टेवियस या किंग अगस्टस। रोमन एम्परर थे, सीजर फर्स्ट रोमन एम्परर नहीं थे। वो क्या थे? वो थे रोमन मिलिट्री जनरल थे। तो फर्स्ट रोमन एम्परर कौन हुए? ऑक्टेवियस या किंग अगस्टस कहेंगे। जब किंग अगस्टस आए थे तो उन्होंने रिपब्लिक को एक स्टेबल एम्पायर में कन्वर्ट किया। मतलब जब रिपब्लिक था तब कोई भी आकर युद्ध करता था और शासन करते थे, इस तरह से क्यों होता था पहले। लेकिन
जब किंग अगस्टस आए तो उन्होंने चारों तरफ पीस कर दिया और एक स्टेबल एम्पायर में कन्वर्ट कर दिया रिपब्लिक को। किंग अगस्टस बोर्न हुए थे 63 BCE में, बिफोर क्राइस्ट एरा। ये नेप्यू थे ऑफ जूलियस सीजर। सीजर्स ने जो बिल लिखी थी अपनी, उसमें उन्होंने बिल में इनका नाम लिखा था गाइस जूलियस सीजर ऑक्टेवियस। इनको ये नाम दिया गया था और उन्होंने इनको ही अपना वारिस बनाया था। जो फर्स्ट ट्राइमविरेट थे उसमें कौन कौन थे जिन्होंने रूल किया था? फर्स्ट ट्राइमविरेट 3 लोगों का ऐसा समूह होता है जो मिलकर रूल करते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमविरेट कौन थे? जिन्होंने रूल किया था सीजर थे, पॉम्पी थे और क्रेसस थे। ये तीनों ने मिलकर रूल किया था। ये फर्स्ट ट्राइमविरेट है। उसके बाद सेकंड ट्राइमविरेट में कौन कौन आए थे? जब सीजर का मर्डर कर दिया गया था, उसके बाद सेकंड ट्राइमविरेट में कौन कौन आए थे? ऑक्टेवियस, एंटोनी एंड लैपिडस। इन तीनों ने मिलकर रूल किया था, क्योंकि सीजर का मर्डर कर दिया गया था। मर्डर किसने किया था? ब्रूटस और कैशियस ने किया था मिलकर सीजर का मर्डर। तो ऑक्टेवियस, एंटोनी और लैपिडस मिलकर ब्रूटस और कैशियस को हराए थे और इन्होंने किंगडम को मैनेज किया था। उसके बाद जब इन्होंने रूल करना स्टार्ट किया, कुछ टाइम बाद कॉन्फ्लिक्ट हो गया। किसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ? ऑक्टेवियस और एंटोनी के बीच में। इनके बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ, किस बात पर हुआ? ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, एंटोनियो का रिलेशनशिप था क्लियोपैट्रा के साथ, और उस रिलेशनशिप के ऊपर एंटोनियो से ऑक्टेवियस का कुछ वाद विवाद हो गया था। इस वजह से ऑक्टेवियस ने एंटोनियो को डिफीट किया था। कौन सी बैटल में? बैटल ऑफ एक्टियम में 31 BCE में उनको हरा दिया था, और वो इस तरह से उनसे अलग हो चुके थे। लैपिडस और ऑक्टेवियस में भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट या वाद विवाद हो गया था। उस वजह से वो भी अलग हो गए थे। इस तरह से सारा रूल अब इसके पास आ गया था, ऑक्टेवियस के ही पास आ गया था। 27 BCE में, BC आपको पता होगा बिफोर क्राइस्ट एरा। 27 BCE में जो ऑक्टेवियस किंग है उनको अगस्टस का टाइटल दिया गया। अगस्टस कहा जाता था ना उनको, तो अगस्टस टाइटल दिया गया ऑक्टेवियस को। किसके द्वारा दिया गया था? ये सीनेट के द्वारा दिया गया था, जिसका मतलब होता है द रिवर्टेड वन। मतलब पूजने योग्य है। तो जब किंग अगस्टस की डेथ हो गई थी, उसके बाद सीनेट का मानना था कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि उनकी वर्शिप की जाए। जब ऑक्टेवियस किंग बन गए थे तो उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था और उन्होंने रिफॉर्म्स किए थे, जैसे कि उन्होंने आर्मी को ऑर्गेनाइज कर दिया था, मिलिट्री, जुडिशरी, रिलीजन, जो इन सब के अलग अलग हेड थे, उनकी पावर को एक जगह कर लिया था और अपने हाथ में ले लिया था। मोनार्की मतलब गॉड लाइक, ये एक विचार था कि जो किंग होते हैं, राजा जो होते हैं, उनको गॉड चुनते हैं और उनको गॉड चुनते हैं और उनके द्वारा बताए हुए कार्य हमें इस तरह पालन करना चाहिए जैसे गॉड के बताए हुए कार्य का, क्योंकि गॉड स्वयं राजा को चुनते हैं। तो इस तरह का जो विचार था, मोनार्की का जो विचार था, ये इसी समय से आया था। 200 सालों तक इसी पीस को, स्टेबिलिटी को मेंटेन रखा था। जो ये इस्टेब्लिश हुई थी किंग अगस्टस के टाइम पर, किंग अगस्टस ने जो ये पीस को, स्टेबिलिटी को की शुरुआत की थी, ये 200 साल तक ऐसे ही चलती रही। अब 200 साल तक तो जीनी हुई किंग अगस्टस, इसका मतलब ये है कि उन्होंने जो शुरुआत की थी, इसका मतलब ये है कि उन्होंने जो इस शांति और स्टेबिलिटी की जो शुरुआत की थी किंग अगस्टस ने, ये 200 साल तक बनी रही थी। अब 200 साल तक तो वो नहीं जिए होंगे, इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने जो शुरुआत की थी पीस और स्टेबिलिटी की, उनके आगे वाली जनरेशन ने भी उसको मेंटेन रखा था 200 साल तक। गोल्डन एज ऑफ लैटिन लिटरेचर, ये एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लैटिन लिटरेचर की गोल्डन एज किसको कहा जाता है? तो वो एज अगस्टन एज है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोमिनेंट फिगर इस टाइम की, जो किंग अगस्टन के टाइम की प्रोमिनेंट फिगर कौन सी? होरेस, ओविड, वर्जिल, ये प्रोमिनेंट फिगर थे उस टाइम पर। इन्होंने काफ़ी अच्छा लिखा है, शांति इनको मिली थी लिखने के लिए। किंग अगस्टस कहते हैं, आई फाउंड रोम ए सिटी ऑफ ब्रिक्स, मुझे रोम एक ईंटों का शहर मिला था और मैंने इसको मार्बल बना दिया। आफ्टर डेथ ऑफ किंग अगस्टस, सीनेट के द्वारा ये कहा गया कि किंग अगस्टस वर्शिप के लायक हैं, उनकी वर्शिप की जानी चाहिए। के बाद किंग अगस्टस के बाद उन्हीं की लीनेज से और भी किंग आए, पर वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे तो इसलिए उनके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। जैसे कि किंग टाइबेरियस आए थे, जो स्टेप्सन थे वो किंग अगस्टस के, ये इनका अनपॉपुलर रूल था। उनके बाद इन्हीं की फैमिली से आए थे किंग कैलिगुला, जिनका शासन इतना रहा था, और ये ग्रैंड नेफ्यू थे ऑफ टाइबेरियस के, ये भी फेमस नहीं थे ज़्यादा। उनके बाद आए थे एम्परर क्लोडियस जो आए थे वो, उनका शासन इतना रहा था और उन्होंने एक्सपेंड किया था एम्पायर को। उन्होंने अपने एम्पायर को जो बढ़ाया था काफ़ी, और जब तक बढ़ाते रहे जब तक उन्होंने ब्रिटेन पर कब्जा नहीं कर लिया। और रोमन रूल 400 साल तक रहा था ब्रिटेन पर। 400 साल तक रोमन्स ने रूल किया था ब्रिटेन पर, और रोमन्स ने ही, किंग क्लोडियस ने ही एक नदी के किनारे पर लंदन सिटी को बसाया था, स्टार्ट किया था। तो लंदन का पहला जो पुराना नाम रखा था उन्होंने, उसको कहते थे लंदनियम, और उसका बाद में नाम लंदन हो गया। उसी तरह उनके बाद और भी राजा है, जैसे कि किंग नीरो, और भी राजा आए, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम लास्ट में पढ़ते हैं एंड ऑफ रोमन रूल इन ब्रिटेन में कैसे अंत हुआ
रोमन रूल का। 410 सेंचुरी में हुआ था। रोमन रूल वैसे ही वीक पड़ने लगा था, तो वो सपोर्ट नहीं कर सकता था ब्रिटेन को अपनी आर्मी देने के लिए, तो रोमन मिलिट्री सपोर्ट खत्म हो गया था क्योंकि वो एंड ऑफ रोमन रूल इन ब्रिटेन। एंड ऑफ रोमन रूल का एंड अंत कैसे हुआ ब्रिटेन में? इन्होंने 400 सालों तक रूल किया था ब्रिटेन में और 410 सेंचुरी में इनका अंत हो गया था। रोमन रूल वीक पड़ने लगा था, वो अपना मिलिट्री सपोर्ट ब्रिटेन को नहीं दे सकता था, नहीं दे पा रहा था, और एडमिनिस्ट्रेशन रोमन्स का वहाँ पर ख़त्म होने लगा था। इस तरह से लोकल जो रूलर थे वो एक्टिव होने लगे थे वहाँ पर। वहाँ धीरे धीरे वो वीक पड़ने लगा था रोमन रूल। और एंग्लो सैक्शन, ये दो ट्राइब्स के नाम है एंग्लो और सैक्शन। इन्होंने फिर जब वहाँ पर रोमन रूल वीक होने लगा तो इन्होंने वहाँ पर इन्वेजन कर दिया, अटैक कर दिया। इससे आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अब हम पहले थोड़ा रोमन एम्पायर को और समझ लेते हैं। रोमन एम्पायर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, बांट दिया गया था उसके विकास की पर्पज से, क्योंकि रोमन एम्पायर काफ़ी बड़ा हो चुका था और उसमें आसानी से रूल कर पाना संभव नहीं था, मतलब उसका विकास कर पाना संभव नहीं था, इसलिए उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, वेस्ट रोमन एम्पायर और ईस्ट रोमन एम्पायर। वेस्ट रोमन एम्पायर का अंत हो गया था 5th सेंचुरी में और इसकी कैपिटल जो थी रोम थी। जो ईस्ट रोमन एम्पायर ही बाद में बाइजेंटाइन के नाम से जाना गया था। वेस्ट रोमन एम्पायर का जो एंड हुआ था वो 5th सेंचुरी तक हो गया था, 5th सेंचुरी तक हो गया था। इसकी कैपिटल रोम थी। जो ईस्ट रोमन एम्पायर था, जिसको बाद में बाइजेंटाइन भी कहा गया था, इसकी कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल थी, जहाँ पर बाइजेंटाइन ने रोमन एम्पायर खत्म होने के बाद भी इसकी रोमन एम्पायर को 14th सेंचुरी तक संजो कर रखा था। इसलिए कुछ राइटर्स हैं जैसे कि इंपॉर्टेंट ग्रीक एंड रोमन राइटर्स, इन राइटर्स का एग्जाम्पल लिया जाता है जिसे असम में जरूर देता है, जैसे कि होमर है 8th BC सेंचुरी के राइटर है। जो स्टार्टिंग में है वो है ग्रीक और जो लास्ट में है वो है लैटिन राइटर्स। तो ये जो 8th BC में है ये ग्रीक राइटर है, इन्होंने एपिक पोएट्री लिखी, द इलियड एंड ओडिसी, और इन्हीं से इंस्पायर्ड है जॉन मिल्टन की पैराडाइज लोस्ट और टेनिसन की यूलिसिस। सेकंड है 8 से लेकर 7th BCE तक, ये भी ग्रीक है और इनके डायडेक्टिक पोएट्री लिखते थे, मतलब कि मोरल टीचिंग कि ऐसा करना चाहिए, ऐसे उनसे इस तरह से बात करनी चाहिए और इस तरह ऐसा बिहेव करना चाहिए, इस तरह की टीचिंग जो होती है मोरलिटी वाली, वो ये लिखते थे। इनका वर्क है थियोगोनी, फेमस वर्क है इनके थियोगोनी वर्क एंड डेज। इन्फ्लुएंस्ड वर्क है इनका, इनसे जो इन्फ्लुएंस्ड वर्क है वो है डीलिंग विद माइथोलॉजी एंड मोरल टेल्स। जो ये मोरल टेल्स लिखी जाती हैं इनसे ही इंस्पायर्ड होकर लिखी जाती हैं। उनके बाद है सोफोक्लीज, जो 496 से लेकर के 406 BCE में है ये, और ये ग्रीक राइटर है, ये ट्रेजेडी लिखते थे। इनके फेमस वर्क है ओडिपस रेक्स एंड एंटीगोन, इनसे इंस्पायर्ड थी। ट्रेजिक प्लेस जो शेक्सपियर ने लिखे थे, किंग लीयर और हैमलेट, इनसे ही इंस्पायर्ड थे वो। नेक्स्ट है एशिकुलस, जो 525 से लेकर 456 BCE तक थे और ग्रीक राइटर है, ये ट्रेजेडी लिखते थे। और इनका जो फेमस वर्क है द ओरिस्टिया ट्रायोलॉजी था, इंट्रोड्यूस कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर कॉन्फ्लिक्ट टू इंग्लिश ड्रामा, इन्होंने ही जो कॉन्फ्लिक्ट को इंट्रोड्यूस किया था वो यही थे। नेक्स्ट है यूरिपिडेस, जो 480 से लेकर 406 तक BCE के ग्रीक थे और ट्रेजेडी लिखते थे। इनके फेमस वर्क थे मीडिया एंड द डेशिया, थीम ऑफ ह्यूमन इमोशन इन्फ्लुएंस्ड थिएटर प्ले राइट। नेक्स्ट है एरिस्टोफेन्स, जो 446 से लेकर 386 BCE तक के ग्रीक राइटर थे, कॉमेडी लिखते थे। इनके फेमस वर्क था लाइस्ट्रा द प्रोप। इनसे जो इंस्पायर्ड इन्फ्लुएंस वर्क थे वो थे सैटारिकल टोन इन्फ्लुएंस कॉमेडिक राइटर लाइक बेन जॉनसन के वर्क इनसे इंस्पायर्ड थे। नेक्स्ट है प्लेटो, 427 से 347 BCE, ग्रीक राइटर फिलोसफी और द रिपब्लिक सिम्पसन इनकी फेमस वर्क थे। फिलोसॉफिकल आइडियाज इन्फ्लुएंस्ड रिनाइसेंस थिंकर्स लाइक सर थॉमस मोर।